गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल और ठीक होंगे। आज मैं पिंकी शर्मा आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि हमारी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से ली गई है। बच्चों, हमने इस बुक के अध्याय का अध्ययन एक पार्ट अपने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा भारत की तलाश से शुरू होता है। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी तलाश मैं कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी सीमा से जकड़ा हुआ महसूस करता था। ये जो बात की जा रही है बेटा, मध्यम वर्ग की जा रही है, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बताते हैं कि जो है ये वर्ग जो है मध्यम वर्ग से एक बंदी और सीमाओं से जकड़ा हुआ सा वर्ग था, और यही वो महसूस कर रहे थे। खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसे भीतर की विद्रोह की चेतना पनपी। अब विद्रोह की भावना कैसे पनपी? क्योंकि वह खुद को जो है इन अपना विकास करना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अंग्रेजी शासन के ढांचे के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण विद्रोह की भावना उसके मन के अंदर पनपने लगी। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने उसके अरमानों को रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक ढांचे की पैदाइश थी कि उसे चुनौती देना या तो मुश्किल था या उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात ही नहीं थी। नई ताकतों ने तो सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गए। पहली बार एक नया अध्याय, दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही चुके थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमें कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और हम इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले ही परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में ऐसा कुछ था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था। मैं आम जनता की धारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व ही उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के ही नहीं, व्यक्तियों के रूप में भी सोचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी। शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो उन प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारनामा भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने उच्च अंशों में अब भी बचाए रखा। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेले हैं, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया होता, फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकारी है। भारत माता, अक्सर में जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता था, श्रोताओं में से अपने इस देश की चमचमाती हुई इस भावनाओं के साथ हिंदुस्तान की और साथ में भारत माता की जय जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित थी। इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम ही
किया, क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश के बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत का ही एक हिस्सा है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए ही नहीं, सब के लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या कैप कॉमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझे किसानों ने एक से एक सवाल पूछे हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं एक समान थी। गरीबी, कर्ज निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान, कर और पुलिस के अत्याचार, ये सब उस ढांचे में लिपट से गए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आजमाया था। साथ ही यह भी राहत भरी बात थी, मैंने इस बात की कोशिश की वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। यह काम बहुत ही आसान नहीं था, पर मुश्किल भी नहीं था। जैसा मैंने सोचा था, प्राचीन महाकाव्यों, पुराण गाथाओं, दंत कथाओं में उनकी पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अब तक देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। इसमें बच्चों लेखक क्या कहता है कि जो प्राचीन महाकाव्य और पुरागाथाएं थी, दंत कथाएं थी, उनके बारे में जो है पूरी जानकारी दी गई थी। और इन लोगों में से ही हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर रखी थी। तो ज़्यादा समझाना मुश्किल नहीं था। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंच जाता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर उठता था, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। क्या कंठ से क्या निकलता था? भारत माता के सम्मान में नारे निकलते थे कि भारत माता की जय हो। मैं उनको अचानक प्रश्न कर देता था कि इस पुकार से उनका क्या अभिप्राय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता था और चकित कर देता था। उनकी ठीक ठाक समझ में नहीं आता था कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर फिर मेरी ओर ताकने लग जाते थे। मैं भी बार बार यही सवाल करता जाता। आखिर एक अट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने पाँव के टुकड़े की, या जिले की, या राज्य तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही है जो उन्होंने सोच रखा है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत, जो कि हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, हमें जीने के लिए ज़रूरी हैं, सब हमें बहुत ही प्रिय हैं। जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हुए हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों हैं, और उसकी जय का अर्थ है उसी जनता के जय जयकार। मैंने उनसे कहा, तुम भारत माता का हिस्सा हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता गया, उनकी आंखें चमकने लग जाती थी। उन्होंने कोई महान खोज कर ली थी। भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता अद्भुत प्रकट है, सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे समझ सकता है। इस प्रकार से बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पार सुदूर दक्षिणवासी तमिल में बहुत सी समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से भिन्न हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश के मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हैं, हिमालय के भी उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य यहाँ तक कि रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम बच्चों, पठानों के जो लोक प्रचलित नृत्य हैं वो रूसी कोजक नृत्य शैली, कौन सी नृत्य शैली? रूसी कोजक
तो आप इसको याद रखोगे, इससे जो है मिलते जुलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उसमें भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय हैं, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन अंतर जरूर था, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने उनकी मानसिकता ही विकसित कर ली थी, वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं, सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली थी कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़ीसा, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जन में बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए हुए था। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से भी मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और एक सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गई। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अतिरिक्त विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति सहनशीलता का पालन किया गया। साथ ही इस तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने ही घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, भिन्नताएं हों या फिर अलग अलग समूह हों या आपस में घुल मिल जाने वाली वो सब चीज़ें हों, फिर भी वे धुंधली पड़ जाती हैं। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक रूप के विचार से जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का अधिक महत्व भी नहीं था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास किसी भी समय एक भारतवासी भारत के अलग अलग हिस्से में अपने ही घर के से अपनेपन सा महसूस करते थे, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी सा महसूस करते थे। यह सब जो संभव था, ये यहाँ की संस्कृति के कारण और यहाँ के धर्म के कारण ही था। जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहे। भले ही उनमें भीतरी मतभेद हों, लेकिन एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए वो एक हिंदुस्तानी ही माना जाता था। अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ही कहा जाता था। मेरे ख्याल से हम सब के मन में मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें होंगी, फिर भी दो आदमी बिल्कुल एक जैसे नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर तक फैले मैदानों, उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांव जिनकी मैंने यात्रा की है, वर्षा ऋतु, उस जादुई बरसात के बारे में झुलसी हुई धन से जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य प्रदान करती है। इस प्रकार लोगों में व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में जो है ज़्यादा बर्फ़ की टोपी सी पहने हिमालय के इस वसंत ऋतु में कश्मीर किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी है उसके कल कल करती पता लगता है, उसको सहेज कर रखे हुए है। इसी प्रकार बच्चों, जन संस्कृति के बारे में बताया गया है कि उनकी यहाँ के जो भविष्य पर टिकी रहती थी, परंपराएं कैसी थी, पूरा कथाओं का मेल था, उनके अंदर शिक्षित और निरक्षित व्यक्ति उसमें थे। तो इस प्रकार अनपढ़ और ग्रामीण सैकड़ों पद थे जो कि गांव में पाए जाते थे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी सीधी बातचीत जो है उन्होंने की है। इस प्रकार चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियों के बारे में भी उन्होंने बताया। भ्रष्टाचार पैदा हुआ, लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थितियां बनी। सांस्कृतिक विरासत की देन है जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया।
इस प्रकार बच्चों आपने अपने इस अध्याय का अध्ययन किया। अब आप जो है इसके जो भी मैंने इंटरनल क्वेश्चंस आपको साथ साथ नोट करवाए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और हमारा यह अध्याय अब समाप्त हो चुका है। तो कृपया करके अपना इसको लिखें, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।